हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है रेलवे एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जीके, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं भारतीय संविधान का आज 5वां वीडियो। बाकी 4 वीडियो आपके चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। हमारा टारगेट है 500 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। तो आज का हमारा टॉपिक में नेशनल सिंबल यानी राष्ट्रीय प्रतीक और नेशनल एम्बलम, और फिर प्रमुख आयोग, संवैधानिक संस्थाएं और राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इसमें कुल हम लोग लगभग करने वाले हैं पूरे 100 प्रश्न। तो 100 प्रश्न जो हम लोग करेंगे तो इससे हमारा लगभग पूरा हो जाएगा 500 सवाल। तो अगर आप अब तक चैनल में नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के सवाल की ओर, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं टोटल सवाल कंप्लीट। तो हमारा टॉपिक एक बार तो आप देख चुके हैं कि ये तीनों टॉपिक हमें करना है। तो जो हमारा पहला सवाल जो होने वाला है वो आपके सामने है। सवाल यहाँ कहता है कि सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, मंत्रिका उपनिषद, कथापनिषद या अभियापनिषद? तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या है? तो वो आपका है मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है कौन सा? तो आपका सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये रहा आपका इसका एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका जवाब है। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की सदैव जीत होती है। और यह किस लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में अंकित है। एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग फॉन्ट छोटा कर लें। और ये राष्ट्रीय वाक्य है आपका कौन सा? तो सत्यमेव जयते हमारा नेशनल सेंटेंस है और भारत का राजकीय चिन्ह में यह अंकित है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 399। सवाल कहता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, साल, आम या पीपल? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो आपके सामने भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो आपका क्या है? तो वो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। तो वृक्ष, बरगद, पक्षी, मोर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रगान आपका क्या है? जनगण मन। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय खेल आपका क्या है? तो हॉकी। अगला सवाल हमारे सामने सवाल कहता है कि जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या 27 दिसंबर 1911? तो इसका सही जवाब जो आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा जनगण मन को ऑप्शन नंबर ए यानी 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया है। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। हालांकि इसको सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, जिसमें 52 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? पिंगली वेंकैया, लाला हंसराज, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पिंगली वेंकैया को राष्ट्र ध्वज का डिजाइनिंग के लिए जाना जाता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, विशाल गिलहरी जेंट स्क्वाड किस राज्य की राजकीय पशु है? हरियाणा, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या गोवा? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र का विशाल गिलहरी राजकीय पशु है। और बाकी स्टेट का हम लोग देखें तो हरियाणा का विशालकाय गिलहरी, और महाराष्ट्र का हरियाणा का ब्लैक बक यानी काला हिरन, हिमाचल का हिम तेंदुआ और गोवा का गौर। अगला सवाल हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 403, अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी कौन सा है? ग्रेट हॉर्नबिल, वुड पिजन, इंडियन रोलर या सूटी टर्न? तो इसका सही जवाब क्या है कि वुड पिजन अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी है। अब अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। स्थापना हुआ है कब? 1956। उच्च न्यायालय कहाँ पड़ता है? कलकत्ता। क्षेत्रफल क्या है? तो 8249 वर्ग किलोमीटर। राजकीय पक्षी अंडमान वुड पिजन। राजकीय पशु समुद्री गाय यानी डुगोंग। राजकीय पुष्प क्या है? तो अंडमान पीनमा। अगला सवाल हमारे सामने सवाल क्या कहता है थोड़ा देख लें। किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड यानी फ्लैग कोड प्रभावी हुआ? 2014, 1950, 1975, 2002? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर डी यानी 2002 में फ्लैग कोड लाया गया। अब देखिए ये फ्लैग कोड के तहत क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा समझते हैं बात को। तो 26 जनवरी 2002 को पूरे भारत में फ्लैग कोड लागू किया। तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार कोई भी नागरिक या निजी संस्था राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कर सकता है।
और राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों का मूल अधिकार है। अब देखिए, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के तहत भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए, जब सीधी रेखा में अन्य देश के झंडे के साथ हो। अगर अन्य देश के झंडे के साथ हो तो कहां पर रहेगा, बीच में, दायां, बायां या पंक्ति में, कहीं भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाएं छोर पर रहेगा। यानी अगर कई देशों का झंडा रहे तो हमारा झंडा क्या रहेगा, दाएं छोर पर रहेगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 406। सवाल यहां कहता है आपका, किस भारतीय राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है। कब, तो 2013 में। हरियाणा में कुश्ती, उत्तराखंड में फुटबॉल, उत्तर प्रदेश में हॉकी राजकीय खेल है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? गंगा की शार्क मछली, भारतीय स्टार कछुआ, गंगा नदी की डॉल्फिन या गोल्डन महसीर? तो इसका सही जवाब क्या है, गंगा नदी की डॉल्फिन मछली जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब भारत का राष्ट्रीय में क्या क्या है ये आप थोड़ा देख लें, पूरा डिटेल आपको यहाँ देखना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो सारनाथ का अशोक स्तंभ वाला प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, गान जनगण मन, गीत वंदे मातरम, कैलेंडर ग्रेगरियन, सक्सनवत, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, फल आम, राजकीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय नदी गंगा जो 4 नवंबर 2008 को घोषित है, और जलीय जीव गंगा डॉल्फिन जो 2009 से घोषित है। ये आपको याद रखने का प्रयास करना है। अगला सवाल आपके सामने, सवाल यहां कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का प्रतिरूप है? अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त या अजातशत्रु? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सम्राट अशोक से लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक, और इसको अपनाया कब किया गया है, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और इसमें मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, ये सवाल पूछा गया। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र जी, मोहम्मद इकबाल, चित्रगुप्त? तो सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है उसे लिखा है। पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन जो राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था उसमें गाया गया। और भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिसकी गायन की अवधि 52 सेकेंड होती है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या कबड्डी? तो सही जवाब है आपका हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। राष्ट्रगान के रचयिता पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, बिनबारी वेंकट सुब्बाराव, पिंगली वेंकैया? तो सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को राष्ट्रगान का लेखक माना गया है, लेखक हैं भी। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तभी बताया गया था सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, और जो कि क्या है, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है, और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल आपके सामने, सवाल कहता है कि खाली जगह का की कर्तव्य भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिका संस्थाओं के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति का सिफारिश करता है। कौन? सीएजी, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय का वित्त आयोग? तो जवाब हो जाएगा वित्त आयोग। यहाँ आप मुद्दे को समझिए, क्या है कि राज्य में जो कर्तव्य, जो भी नगर पालिका का संसाधन का पूरक के लिए जो राज्य का फंड में बढ़ावा देने के लिए कौन सिफारिश करेगा केंद्र सरकार से? तो वित्त आयोग, जिसका गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है। तो वित्त आयोग हर 5 साल में गठित होता है। पहला वित्त आयोग 1952 से 57 तक था, और 15वां उसका अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक है, और इसके अध्यक्ष एनके सिंह हैं। हालांकि 16वां वित्त आयोग का गठन भी हो चुका है। अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 414, केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा किस वर्ष सरकारिया आयोग बना था? 84, 83, 80 या 81? तो सही जवाब है 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो सरकारिया आयोग कब बना है? तो 1983 में बना है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रंजीत सिंह सरकारिया थे, इसीलिए इस आयोग का नाम क्या पड़ा है? तो सरकारिया आयोग इस आयोग का नाम पड़ा है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 415, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? तो 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन है, ये आपको बताना है।
गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब या पश्चिम बंगाल? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश सबसे पहला भाषा का आधार पर है। हालांकि इसका निर्माण 1953 में ही हुआ, लेकिन फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर 1956 में फिर से इसे क्या कहा जाए, तो फिर से इसका लिस्टिंग किया गया, यही कह सकते हैं। इसका गठन 1953 में हुआ है। अगला सवाल, किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की गई, जहां पर कोई भी कंज्यूमर केस कर सकता है? 1987, 1995, 1991, 1988? तो कंज्यूमर कोर्ट का गठन एक लाइन में वही बात है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1988। हालांकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ही आया था, लेकिन एनसीडीआरसी का स्थापना कब हुआ, तो 1988 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है एनसीडीआरसी का, तो वो है आपका नई दिल्ली में। अगला सवाल, संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एसएससी, एनटीए, एनटीए एसएससी की यूपीएससी या स्टेट पीएससी? तो सही जवाब है इसका जवाब यूपीएससी। यूपीएससी का गठन संविधान के भाग 14 के आर्टिकल 308 से 323 के बीच में 315 के तहत किया जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में एसटी एससी के लिए सीटों का आरक्षण है? 335, 332, 330 या 46? तो सही जवाब हो जाएगा 330 के तहत लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में 330, आपको ये याद रखना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो एक मिनट, यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करता है। यह अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के नियोजन प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है। तो दोनों सही दोनों गलत क्या है वो आपको बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, दोनों सही है। एसटी लोग का जांच भी करता है सभी मामलों का, और आर्थिक विकास सामाजिक विकास में योगदान भी करता है और सलाह भी देता है। तो अब बात करते हैं, जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और संवैधानिक स्वायत्त मतलब अनुसूचित जाति आयोग जो बना, वो अनुच्छेद 338 के तहत 1978 में बना। 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु दो अलग अलग आयोग 2004 में विभाजित कर दिया गया। यानी शुरू में आपका एससी आयोग था, लेकिन बाद में एसटी एससी का विभाजन हो गया, और वर्तमान में 338 के तहत क्या है, अनुसूचित जाति आयोग, और 338 क के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो जनजाति और जाति का अलग अलग है, एक 338 और एक 338 क। पहले से जाति था, अब है जनजाति। अगला सवाल, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 53, 51, 50 या 52? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, और इनके सदस्य फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. फन्नीकर थे। यह आयोग 1955 में अपना रिपोर्ट देता है, जिसके तहत 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। अगला सवाल, अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ऊपर ही बताया गया था, एनके सिंह। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर एक 5 साल के लिए किया जाता है। पहला वित्त आयोग आपका 1951 में बना था, केसी नियोगी का अध्यक्षता में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? सीएजी, चुनाव आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा, तो केंद्रीय सूचना आयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो 2005 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी इसका चर्चा संविधान में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यह एक्ट जो आरटीआई एक्ट है, सूचना अधिकार अधिनियम जो 2005 में आया था, उसके तहत बनाया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 423। सवाल यहाँ कहता है कि नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए एक गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? सप्रू, पटेल, जाकिर हुसैन, बलवंत राय मेहता? तो इसका सही जवाब जो है वो सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए जो बुलाया गया था समिति, वो आपका क्या था, तो वो सप्रू समिति था।
याद रखना है आपको कि सप्रू समिति गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया गया, जिसमें 30 सदस्य थे। समिति रिपोर्ट 1945 में दिया और जिसमें भारत का जो संवैधानिक भविष्य के बारे में चर्चा किया गया। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 424। सवाल यहाँ कहता है कि धर आयोग और जेवीपी आयोग का गठन का उद्देश्य क्या था? तो निर्वाचक बनाने के कार्यों का निपटान, देश के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में विभाजित करने की व्यवहार्यता देखना, कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए प्रैक्टिकल सोच से देखना, कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की व्यवहार्यता यानी प्रैक्टिकल सोच से देखना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाना चाहिए कि नहीं, इस बारे में चर्चा करने के लिए धर आयोग और जेवीपी कमेटी बना। तो धर आयोग बना और जेवीपी कमेटी, जेवीपी धर तो इसके धर से नाम है और जेवीपी में पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सितारमैया की कमेटी को जेवीपी कमेटी कहा जाता है, जो 1949 में बना। हालांकि राज्यों का पुनर्गठन भाषा आधार पर हो, इसका खंडन किया ये कमेटी, लेकिन बाद में श्री पोटी रामुलु के 56 दिन के आमरण अनशन की मृत्यु हो जाने के कारण 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर सबसे पहले मद्रास से काट के आंध्र प्रदेश बनाया गया। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? राजा चलैया, आनंद सिन्हा, घोष समिति, मीरा सेठ समिति। तो सही जवाब हो जाएगा राजा चलैया समिति कर सुधारों से संबंधित है, जिसे काला धन समाप्ति के लिए जिसका गठन किया गया था। अच्छा, चलैया समिति 2 का गठन काला धन समाप्ति के लिए किया गया और राजा चलैया का संबंध कर सुधार से है। अगला सवाल, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख वित्त मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, आरबीआई गवर्नर, प्रधानमंत्री। तो सही जवाब क्या है? प्रधानमंत्री व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख होता है। इसका गठन किया गया है 3 मई 2005 को। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री और कमेटी का नाम व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, आलोक रावत। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी आलोक रावत को महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य बनाया गया। तो यह तो आपका बहुत ही अजीब बात है एक तरफ से देखा जाए, महिला आयोग में पुरुष। अगला सवाल, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? काका कालेलकर, बीपी मंडल, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो सही जवाब हो जाएगा काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में बनाया गया था। और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 20 सितंबर 1978 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया। उसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इस जवाब तो आपका रिवील हो गया है, तो सही जवाब है 1993। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा जवाब अगर आपका रिवील भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्रैक्टिस मोड में हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज होते हैं। अगला सवाल, विविध से अब सवाल सामने आएगा। सवाल कहता है कि प्रसिद्ध वास्तुकार जो ली कार्बुजियर के द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा कहाँ स्थित है? तो ली कार्बुजियर कहाँ का डिजाइनर है? पांडिचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव या लद्दाख? तो सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन है? तो ली कार्बुजियर। तो वहां का असेंबली भी कौन बनाएगा? तो ली कार्बुजियर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 431। सवाल कहता है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष किस तारीख को संविधान दिवस मनाया जाएगा? 26 नवंबर, 26 जनवरी, 26 जून, 26 दिसंबर। तो सही जवाब है आपका 26 नवंबर को 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 432। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और कौन से राज्य बनाने के लिए तोड़ा गया? छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा या कर्नाटक? तो सही जवाब है गुजरात। बॉम्बे को गुजरात और महाराष्ट्र में तोड़ा गया। जो आपका नक्शा जो इस प्रकार है, एक तरफ आपका गुजरात, एक तरफ महाराष्ट्र, पूरे जो क्या था वो आपका था बॉम्बे। 1 मई 1960 को ये चीज हुआ और वो आंदोलन के फलस्वरूप ही हुआ था।
अगला सवाल है आपके सामने, निम्न भाषाओं में से एक द्रविड़ मूल भाषा कौन नहीं है? मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ या मराठी? तो द्रविड़ भाषा में कौन नहीं है? तो मराठी द्रविड़ भाषा में नहीं है। द्रविड़ भाषा में 4 भाषा है, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम, और मराठी तो आर्य भाषा का है। अगला सवाल, गांधी स्मृति दर्शन समिति का गठन कब किया गया? सितंबर 84, सितंबर 86, सितंबर 85, सितंबर 87? तो गांधी स्मृति दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 में किया गया है। इसका मकसद क्या है? महात्मा गांधी का जो जीवन का लक्ष्य, विचार, उनका दर्शन का प्रचार करना। अगला सवाल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। जैसे बैंक लोन देता है तो बहुत लोग चुकता नहीं करते, तो वो चुकता करवाने के लिए जो कानून बनाया गया, तो इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 2017, 18, 19 या 16? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मई 2016 में राष्ट्रपति का मंजूरी मिला है, जिससे लोग लोन लेके देश छोड़ के ना भागे। अगला सवाल, किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? ठक्कर आयोग, श्री कृष्ण आयोग, सरकारिया आयोग, मलीमथ आयोग? तो सही जवाब हो जाएगा सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, जो 1983 में बनाया गया था। हालांकि अपना रिपोर्ट ये 1988 में दिया था, जिसमें 247 सिफारिशें की गई थी केंद्र राज्य संबंधों को लेकर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 437। सवाल कहता है कि कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है? वृत्ति और स्टाम्प शुल्क, संपदा शुल्क, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क? तो जो वृत्ति कर और स्टाम्प ड्यूटी जो होता है वह आपका केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है। केंद्र राज्य का वित्तीय संबंध 268 से 293 तक भाग 12 में संविधान में शामिल किया गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 भाषाओं को साहित्य अकादमी में मान्यता दिया गया है? प्राकृत राजस्थानी, हरियाणवी पंजाबी, अंग्रेजी पाली, राजस्थानी अंग्रेजी? तो सही जवाब है राजस्थानी और अंग्रेजी को 22 भाषा में शामिल नहीं होते हुए भी साहित्य अकादमी में इसका स्थान दिया गया है, और इसका भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 439। सवाल यहां कहता है कि किसी लोक सेवक को निम्न में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? विश्वविद्यालय का उपकुलपति, सांसद, मंत्रिमंडल सचिव, केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव? तो क्या नहीं बन सकता है? तो जवाब है सांसद। कोई भी लोक सेवक यानी सरकारी नौकरी का आदमी, सरकारी अधिकारी सांसद नहीं बन सकता है। सांसद बनने से पहले उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 440। सवाल कहता है हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबा कांसीराम, वीरभद्र सिंह, राजकुमारी अमृत कौर, यशवंत सिंह परमार? तो सही जवाब है यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित हुआ? यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये सवाल है। तो सितंबर 2005, दिसंबर 2005, नवंबर 2006 या अक्टूबर 2005? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो आपका है वो है अक्टूबर 2005 में आरटीआई एक्ट लागू हुआ, और ये लागू हुआ है आपका 12 अक्टूबर 2005 को। हालांकि यह अधिनियम 15 जून 2005 को पारित हो गया था। अगला सवाल, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? फिर से वही कहानी, तो 2005 में लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को। अगला सवाल, व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 64, 26, 11 या 47? व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 में पारित हुआ, और इसी के आधार पर जो फिक्की जो संगठन है वो बना है व्यवसाय संघ का। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन कहता है भारत में इनमें से कौन सा संगठन आरटीआई के बाहर नहीं रखा गया है? एविएशन रिसर्च एनालिसिस विंग यानी रॉ, भारतीय प्रतिस्पर्धा ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो? तो किसको आरटीआई के बाहर नहीं रखा गया है? तो सही जवाब है भारतीय प्रतिस्पर्धा ब्यूरो। बाकी तीनों के तीनों जो आपके दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों आरटीआई के रेंज के बाहर है, यानी आरटीआई आप नहीं लगा सकते इनमें। अगला सवाल, लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से पीट कर मार डालना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल, मणिपुर, राजस्थान या उड़ीसा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला राज्य है। 2018 में ही कानून बना दिया था। बाद में राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने भी इस पर कानून बनाया। अगला सवाल, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1973, 1975, 1980, 1970? तो सही जवाब हो जाएगा 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया गया। यह क्या है इसको भी बताते हैं। इस प्रस्ताव में पंजाब को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्वीकारने
और केंद्र को विदेशी मामलों, मुद्रा, रक्षा और संचार सहित केवल 5 दायित्व अपने पास रखते हुए बाकी अधिकार राज्य को देने की बात की गई थी। तो इसी प्रस्ताव को खालिस्तान आंदोलन का शुरुआत माना जाता है, क्योंकि ये प्रस्ताव अगर पारित नहीं होता पंजाब में तो खालिस्तान आंदोलन का शुरुआत एक तरह से नहीं होता, जिसके तहत पंजाब के कुछ लोग खालिस्तान नाम से अलग देश चाहते हैं। अगला सवाल है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात सबसे पहले ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण दिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 448, निम्न में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? विजय घाट, राजघाट, किसान घाट, शांति घाट। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है। इनका मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था। ताशकंद समझौते के लिए भारतीय प्रधानमंत्री गए थे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध हुआ था उसका समझौते के लिए गए थे। और किसान घाट चौधरी चरण सिंह का, शांति घाट जवाहरलाल नेहरू का और राजघाट महात्मा गांधी का स्मारक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, कोठारी आयोग। तो सही जवाब हो जाएगा कोठारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से नहीं है। बाकी अच्छा, ये कोठारी आयोग आपका शिक्षा आयोग है जो कि 1964 में था। तो कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है और सरकारी, पुंछी और राजमन्नार ये सब केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित आयोग है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 450। सवाल कहता है, सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच बांटा जाता है क्या कहलाता है? राजतंत्र, संघवाद या लोकतंत्र या अल्पतंत्र। तो सही जवाब है संघवाद। इसका राइट आंसर क्या है? संघवाद, जिसके तहत शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य में किया जाता है। अगला सवाल, कब पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? यानी सबसे पहले कहाँ के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वज फहराया? 15 अगस्त 1950। ये कब की बात है? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1974, 15 अगस्त 1977। तो सही जवाब है 15 अगस्त 1974। सबसे पहले तमिलनाडु का मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने स्वतंत्रता दिवस में एक मुख्यमंत्री के तौर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। जुलाई 1974 में केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि गणतंत्र दिवस पर राज्यों के राज्यपाल और स्वतंत्रता दिवस पर राज्यों के मुख्यमंत्री ध्वज को फहराएंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 452। सवाल कहता है कि एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा गया? हमारा आंध्र, आजाद आंध्र, विशाल आंध्र, तेलुगु आंध्र। तो सही जवाब हो जाएगा विशाल आंध्र आंदोलन इसे कहा गया। और इसके तहत 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश हैदराबाद राजधानी के साथ एक तेलुगु भाषी क्षेत्र के रूप में इसका गठन हुआ। हालांकि इसका गठन 1953 में ही हुआ था, लेकिन 1956 में इसे प्योर मान्यता मिल गया। अगला सवाल आपके सामने, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आयाराम गयाराम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए है? तो आयाराम गयाराम जो है एक आदमी जो था पंजाब में, एक विधायक, वो कई बार दल बदला था और उसका नाम राम से ही था, तो इसीलिए आपका आयाराम गयाराम हो गया। तो किसके नाम से हुआ? तो जयलाल, गयालाल, दुर्गेश लाल या फिर बिपिन लाल। तो सही जवाब है आपका गयालाल के नाम से ये कहावत ही हो गया है आपका। तो 2 बार पक्ष बदला कांग्रेस का, अंदर बाहर, एक ही पखवाड़े में आपका 15 ही दिन में आपका हो गया। तो इसीलिए दल बदलू के रूप में आयाराम गयाराम बना, उसका नाम था गयालाल। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 454। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ा? मेनका गांधी, अरुंधति राय, करुणानंदी, वृंदा ग्रोवर, मेनका गुरुस्वामी, अरुंधति काटजू या मेनका गुरुस्वामी, पिंकी आनंद। तो सही जवाब है ये धारा 377 जो आईपीसी का था उसके विरुद्ध कानूनी लड़ाई मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू ने लड़ा था। और धारा 377 को हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि देश में 2 बालिग लोगों के बीच समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 455। अच्छा, इसका आंसर तो रिवील हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। सवाल यहाँ कहता है कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में
किसने कहा कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? तो सही जवाब है आपका गोविंद बल्लभ पंत ने यह बात कहा था 27 अगस्त 1947 को कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र अच्छा नहीं होगा। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 456। सवाल यहाँ कहता है कि भारत में कौन एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो भ्रष्टाचार के लिए प्राप्त शिकायतों का जांच करता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करता है? लोकपाल, सीबीआई, आईबी की एसटीएफ? तो सही जवाब हो जाएगा लोकपाल। लोकपाल को स्पेशल भ्रष्टाचार के लिए ही बनाया गया है, भ्रष्टाचार हटाने के लिए, उसका जांच करने के लिए। तो इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिसमें से अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 या 70 जो पहले हो वो होता है। अगला सवाल है, निम्न में से स्थानीय सरकार का एक भाग कौन नहीं है? नगर पालिका, जिला परिषद, विकास प्राधिकरण, ग्राम पंचायत? तो विकास प्राधिकरण इसका कोई भाग नहीं है, बाकी तीनों इसके भाग हैं। अगला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? नीति आयोग, रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो सही जवाब है वित्त मंत्रालय प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे को बोला जाता है। अगला सवाल, चैत माह को पहला महीना मानते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? 51, 59, 57 की 47? तो सही जवाब है 1957 में शक संवत को देश का राष्ट्रीय पंचांग माना गया, राष्ट्रीय कैलेंडर। अगला सवाल, अच्छा, शक संवत जो है 78 ईस्वी से आरंभ होता है, जिसे कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 460। इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला? टीटी कृष्णाचारी, यशवंत सिन्हा, अरुण जेटली या वी के कृष्णा मेनन? तो सही जवाब है वी के कृष्णा मेनन ने कभी भी वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला। अगला सवाल है आपका, भारतीय दंड संहिता जो 1860 में था, आईपीसी का मसौदा तैयार करने वाले आयोग का अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड लिनलिथगो की लॉर्ड मैकाले? तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी का फॉर्मेटिंग किया था। यह आईपीसी के तहत 23 चैप्टर, 511 धारा और जिसमें 77 से ज्यादा बार संशोधन किया जा चुका है, लेकिन इसके स्थान पर अब से बीएनएस लागू है, जिसमें आपका 258 धारा है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। तो अब आईपीसी नहीं चलता है, अब आपका चलता है क्या? तो बीएनएस। अगला सवाल है आपका, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब लाया गया? तो पहला लोकपाल विधेयक इसका अवधारणा 1963 में और इसे सबसे पहले पेश किया गया 1968 में। इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में लोकपाल विधेयक पेश हुआ और यह आपका 2013 से लोकपाल विधेयक प्रभावी है। अगला सवाल, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो आर्टिकल 32 के तहत जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जिसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार को मानना राज्य का मतलब कंपलसरी हो जाता है, तो यह कथन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले, बी आर अम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो सही जवाब हो जाएगा बी आर अम्बेडकर का कथन है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी आर्टिकल 32 में जो है वो संविधान का हृदय और आत्मा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 464। सवाल कहता है कि एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। तो इनमें से कौन सामाजिक बुराई नहीं है? निरक्षरता, बाल विवाह, अस्पृश्यता की मुद्रास्फीति? तो इनमें से कौन सामाजिक बुराई नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा मुद्रास्फीति। यह कोई सामाजिक बुराई नहीं है, यह तो एक आर्थिक समस्या है। अगला सवाल, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों को देखता है? संसद, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका? तो कार्यान्वयन यानी इंप्लीमेंट का कौन देखता है? तो वो देखता है आपका कार्यपालिका, जिसमें से आईएएस आईपीएस सब होते हैं। अगला सवाल, एकात्मक राज्यों में खाली जगह सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो एकात्मक राज्यों में कौन सरकार सभी कार्य करती है? राज्य, स्थानीय, केंद्र के अंतरराष्ट्रीय? तो सही जवाब है केंद्र। जैसे एकात्मक राज्य कौन होता है? जहां केंद्र सरकार ही मेन हो। और संघात्मक कौन होता है? जहां केंद्र और राज्य दोनों हो और दोनों का अलग अलग पावर हो। तो एकात्मक राज्य का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं है। भारत का सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बना? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल या त्रिपुरा? तो सही जवाब है केरल। केरल में 1957 में एस.एम. नंबूदरीपाद के नेतृत्व में सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बना था, जो विश्व में पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार था। ये बहुत मायने रखता है कि विश्व का पहला कम्युनिस्ट पार्टी का चुना हुआ सरकार, इससे पहले कभी भी विश्व में चुना हुआ कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार नहीं बना था। अगला सवाल है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम
यानी इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब पारित किया गया, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया कि आप कुछ भी नहीं छाप सकते, कोई चीज ऑफिशियल होता है जिसे आपको सीक्रेट रखना पड़ता है। तो सही जवाब है 1904 में पारित किया गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 469। सवाल यहां कहता है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखिए पूरा डिटेल हम लोग को देखना पड़ेगा इसमें। मौलिक अधिकार नैतिक और राजनीतिक संतुतियां हैं, लेकिन नीति निर्देशकता तो विधिक संतुतियां हैं। मौलिक अधिकार न्याय संगत है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक गैर न्याय संगत है। मौलिक अधिकार सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राजनीतिक लोकतंत्र है। मौलिक अधिकार सामुदायिक कल्याण का समर्थन करते हैं, जबकि नीति निर्देशक व्यक्तिगत कल्याण का समर्थन करते हैं। इसमें सही जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें कहता है कि मौलिक अधिकार न्याय संगत, यानी इसको कोर्ट भी लागू करेगा अगर सरकार ना करे तो, जबकि नीति निर्देशक तत्व को कोर्ट लागू थोड़े ना करेगा। इसीलिए आपका ये बात है। तो भाग 3 में 12 से 35 तक आपका मौलिक अधिकार जो संविधान का मैग्ना कार्टा है, और भाग 4 में 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएस भी बोलते हैं। अगला सवाल आपका है, भारत सरकार का लेखा यानी अकाउंट को 3 भाग में तैयार किया जाता है, तो तीनों में से एक कौन नहीं है? समेकित निधि, सहकारी निधि, लोक लेखा, आकस्मिकता निधि। तो सही जवाब है ये जो सहकारी निधि है, ये तीनों में से एक नहीं है। इसलिए आपका क्या जवाब होगा? सहकारी निधि नाम का कोई निधि नहीं है। एक समेकित होता है, एक आकस्मिक होता है, एक लोक लेखा होता है, बस। अगला सवाल आपका है, किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार कौन सा समिति का गठन करता है? महानगर, ये जिला नियोजन, वार्ड समिति, नगर समिति। तो इसका सही जवाब है वार्ड समिति। 3 लाख से अधिक होने पर वार्ड समिति का गठन किया जाता है। सरकारी आयोग की स्थापना 1993 में किस प्रयोजन से हेतु किया गया था? सरकारी आयोग का गठन किस लिए किया गया था, ये सवाल अगला है आपका। तो केंद्र राज्य संबंध आपको पता है, इसीलिए ऑप्शन देखिए केंद्र राज्य संबंध इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने, आरटीआई एक्ट कब पारित किया गया? इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली? ये आपको बताना है, यानी दोनों चीज बताना है। तो दोनों 2005 होगा, ठीक, आप सब 2005 है। तो एक चीज आपको पहले ही बताया गया है कि अक्टूबर 2005 में लागू हुआ, तो लास्ट में अक्टूबर वाला तो ये है, इसीलिए जवाब आपका अच्छा लागू हुआ है अक्टूबर 2005 में, इसीलिए फिर हम लोग गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है। देखिए मई में पारित हुआ और जून में राष्ट्रपति का मंजूरी मिला, और वह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। तो मई में आपका संसद पारित हुआ, 15 जून 2005 में राष्ट्रपति से अनुमति मिली, और 12 अक्टूबर को पूरे देश में लागू। अगला सवाल, भारत में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस वर्ष पारित हुआ? 1985, 1986, 1989, 1976। तो सही जवाब है 1985। 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी अधिनियम लागू किया गया। तो आया राम गया राम वाला कहानी आपको पता ही है। इसी वजह से जो गयालाल, जो हरियाणा का गयालाल, जो 1967 में 3 बार जो दल बदला था, इस वजह से ही इस कानून को लाया गया। यानी ऐसा आदत सा पड़ गया था बहुत लोगों को कि दल बदलो और मंत्री बनो। अगला सवाल आपके सामने, सवाल कहता है कि भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? यानी संघीय सरकार का सभी सरकारों का क्षेत्राधिकार समान है, राज्य और केंद्र के बीच संबंध सहयोग पर आधारित है, केंद्र वित्तीय रूप से राज्यों पर निर्भर है, राज्य सरकार के पास केंद्र सरकार से अधिक शक्ति है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य और केंद्र के बीच सहयोग से आधारित होना चाहिए पूरा सिस्टम, तब जाके चलेगा। सभी सरकार का क्षेत्राधिकार समान नहीं है, केंद्र का थोड़ा ज्यादा है। वित्तीय रूप से राज्य पर निर्भर बिल्कुल नहीं है केंद्र, और राज्य के पास केंद्र से ज्यादा पावर बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 476। सवाल यहाँ कहता है 476वां सवाल में कि भारतीय संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है? तो लोकायुक्त तो भ्रष्टाचार विरोधी है। तो अब देखते हैं हम लोग लोकायुक्त में क्या क्या हो सकता है। तो वित्तीय क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी के संबंध में की गई शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए बनाया गया निकाय लोकायुक्त है, या लोक सेवकों या किसी राजनेता के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत पर जांच करने के लिए केंद्र स्तर पर है, या लोक सेवकों या किसी राजनेता के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत का जांच करने के लिए राज्य स्तर पर निकाय है, ये इसको लोकपाल भी कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ये राज्य स्तर पर बनाया गया एक निकाय जो है लोकायुक्त। जो यहाँ केवल लोकायुक्त का बात किया गया है तो वो राज्य स्तर पर होता है, और लोकपाल जो होता है वो केंद्र स्तर पर होता है। वो राजनेता या किसी लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार को जांच करता है। यह अधिनियम 2013 में आया था।
अगला सवाल आपका है, भारत सरकार का अर्धसंघीय रूप यानी क्वासी फेडरल फॉर्म कहाँ से लिया गया है? तो जवाब है ये कनाडा से लिया गया है, जिसमें केंद्र राज्य दोनों होगा और केंद्र ज़्यादा ताकतवर होगा। अगला सवाल आपके सामने, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता, यानी यहूदियों को अल्पसंख्यक नहीं मानता? केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो सही जवाब है केरल यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं मानता है। अगला सवाल, दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 लोग से अधिक एकत्रित होने को मना करता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? धारा 144। आपने सुना होगा, लेकिन अब धारा 144 बदल गया है। भारतीय न्याय संहिता में वो धारा 163 है, ये आपको याद रखना है। अब वो क्या है? धारा 163। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन पीनल कोड, ये आपको तभी ये बताया गया है। अगला सवाल, किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा मिला? तो 30 जनवरी 2014 को जैन लोग को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला भारतीय समुदाय में। तो उससे पहले केवल मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध और पारसी थे, लेकिन अब से जैन भी हैं। गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक और कस्टोडियन यानी प्रश्रयदाता कौन है? यानी गजट ऑफ इंडिया कौन प्रकाशित करता है? तो सही जवाब है कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन गजट ऑफ इंडिया को प्रकाशित करता है। थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 483, 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसे पूर्व में क्या कहते थे? छत्रसाल, इरविन, तलकोटरा, हरबख्श सिंह। तो सही जवाब है कि इरविन। कौन स्टेडियम में? तो इरविन स्टेडियम में, जिसे अब नेशनल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता? सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ, इंडो भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा बल यानी आईटीबीपी। तो गृह मंत्रालय का अंतर कौन नहीं आता है? तो रेलवे वाला नहीं आता है, यह रेल मंत्रालय का अंतर्गत आता है। अच्छा, आरपीएफ का नाम बदलकर आरपीएसएफ कर दिया गया है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 565 रजवाड़े थे, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर को छोड़कर 562 रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने का स्वीकृति दे दिया और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करके शामिल किया गया और जूनागढ़ को सैन्य कार्यवाही द्वारा शामिल किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? हैदराबाद, कोचीन, त्रावणकोर या पुदुकोट्टई? तो सही जवाब जो है इसका वो आपका है हैदराबाद सबसे बड़ा रियासत था। अगला सवाल, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट पेश किया? तो सही जवाब है आपका सनुखम चेट्टी ने सबसे पहले केंद्रीय बजट पेश किया। और बजट जो है आपका सबसे पहला बजट गणतंत्र भारत का जॉन मथाई के द्वारा 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। और ब्रिटिश भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। अगला सवाल, भारत का अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? अधिराज्य क्या होता है? तो अधिराज्य होता है स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक के समय को क्या कहते हैं? अधिराज्य कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो पीडी मारी वेंकट सुब्बाराव। भारतीय राष्ट्रीय यानी जो शपथ का जो शपथ लेने का जो एक फॉर्मेट है उसके रचयिता पीडी मारी वेंकट सुब्बाराव है। पीडी मारी वेंकट सुब्बाराव आपको याद रखना है, यह आपका तेलुगु भाषा में था, लेकिन इसका अब हिंदी अंग्रेजी सभी प्रकार से लोग ये करते हैं, ये बात जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 490, निम्न में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो ये व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबसे पहले गृह मंत्री बने। आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 91। तो 491 क्वेश्चन हम लोग का था, इसीलिए लगभग 500 सवाल हम लोग बोल के रखे हैं। तो 26 जनवरी 2002 के कानून के तहत भारतीय ध्वज को फहराने के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो झंडे को जानबूझकर जमीन में गिराने का अनुमति नहीं दी जाती है, बिल्कुल ये सही बात है। झंडे का इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। झंडे का प्रयोग तोरण, झालर या ध्वजपट के रूप में नहीं किया जा सकता। गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में झंडे फहराने का अधिकार नहीं है, तो अधिकार है, इसीलिए यह बात आपका गलत है। 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड के तहत कोई भी नागरिक अब कोई भी दिन झंडा फहरा सकता है, कोई भी दिन। अब कोई बाउंडेशन नहीं है कि कब फहराएगा कब नहीं। तो इस प्रकार हमारा पॉलिटिकल साइंस का
491 सवाल हमने कवर किया। तो ये 491 सवाल जो आप इंडियन पॉलिटी से पढ़े, ये आपका एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो इसका आप जरूर से ज़रूर रिवीजन करें। महज 5 वीडियो में अगर आपको मिल रहा है केवल 5 घंटे में सारा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप एग्जाम में ज़रूर आप 5 से 7 क्वेश्चन जो इससे आएगा ये आप बखूबी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग एनटीपीसी का ही कोई अच्छा सा टॉपिक हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहें चैनल पर, नए लोगों को भी जोड़ें, और आप लोग नहीं जुड़े हैं तो खुद भी जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।